आज के दिन एमए उत्तरार्ध काव्य प्रकाश के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम काव्य प्रकाशकार मम्मट द्वारा किए गए मंगलाचरण के बाद काव्य प्रयोजन पर भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम कारणों पर चर्चा करेंगे। कारण को हेतु भी कहते हैं, अतः आचार्य मम्मट ने हेतु शब्द का प्रयोग करते हुए काव्य के कारणों का स्पष्टीकरण दिया है और कहा है, शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। शक्ति काव्य रचना की शक्ति, लोक शास्त्र काव्य इत्यादि के निरीक्षण एवं अनुशीलन से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञ अर्थात कवि और काव्यशास्त्र दोनों ही विषयों को भली प्रकार जानने वाले काव्यज्ञ से शिक्षा प्राप्त करके अभ्यास करना, ये तीनों मिलकर यानी कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों मिलकर काव्य के उद्भव के कारण होते हैं। एकाकी कोई भी एक कारण नहीं हो सकता। इस कारिका पर वृत्ति लिखते हुए आचार्य मम्मट ने पुनः कहा है, शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः याम विना काव्यम न प्रसरेत प्रसरम व उपहसनीयम स्यात्। काव्य निर्माण करने की प्रतिभा बीज रूप अर्थात संस्कार रूप में कवि में विद्यमान रहती है। उसके बिना काव्य आगे निर्माण में संभव नहीं हो सकता। यदि वह काव्य का निर्माण करता है बिना सामर्थ्य हुए तो वह उपहास के योग्य हो जाता है। लोकस्य स्थावर जंगमात्मक लोकवृत्तस्य शास्त्राणां छंदो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानां काव्यानां च महाकवि संबंधीनां आदि ग्रहणात् इतिहासादीनां च विमर्शनात् व्युत्पत्ति। लोक का तात्पर्य है स्थावर जंगमात्मक, जो लोक है उसका आचरण, उसके लिए लिखे गए शास्त्र यथा छंद, व्याकरण, शब्दकोश, कला, चतुर्वर्ग, गज, तुरग, खड्ग आदि लक्षण ग्रंथ और काव्य जो कि महाकवि से संबंधित होते हैं। और इसके अतिरिक्त आदि शब्द का यहाँ पर ग्रहण किया है, उससे इतिहास पुराण आदि का विमर्श से जो निपुणता प्राप्त होती है उसे हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्तिरिति। काव्य करने में और उसके लक्षण ग्रंथों के अनुसार विचारण को जो जानते हैं, उनके उपदेश के अनुसार काव्य का निर्माण और उसकी योजना में पौनः पुण्येन अर्थात बारंबार जो प्रवृत्ति की जाती है, इसे हम अभ्यास कह सकते हैं। त्रयः समुदिता, ये तीनों मिलकर, न तु व्यस्ता अलग अलग नहीं, तस्य उस काव्य से उद्भवे, काव्य के उद्भव में निर्माण में समुल्लासे च हेतु न तु हेतवः, हेतु होते हैं। इसलिए इन्हें महाकवि आचार्य मम्मट ने हेतु कहा है, हेतवः नहीं कहा। देखने में तो ये तीन प्रतीत हो रहे हैं, किंतु सम्मिलित रूप से प्रयोग होने के कारण इनके लिए हेतवः का प्रयोग न करके हेतु का प्रयोग किया। इसको पुनः समझते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के हेतु विवेचन में प्राचीन मतों का सार ग्रहण किया है। शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य का हेतु बताया है। आचार्य दंडी ने जो हेतु विवेचन किया है, वहाँ पर आचार्य दंडी ने प्रतिभा, श्रुत और अभियोग शब्द
का प्रयोग किया है। वह अवश्य मम्मट से भिन्न है, किंतु दंडी ने भी तीनों को सम्मिलित रूप से ही काव्य का हेतु बतलाया है। इसी प्रकार जो रुद्रट का काव्य हेतु है वह भी उसका भी काव्य प्रकाशकार पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। रुद्रट ने कहा है, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्ति अभ्यासः। तो यह कहा जा सकता है कि काव्य हेतुओं का विवेचन प्राचीन काल से होता रहा और काव्य प्रकाशकार मम्मट ने उसे और अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु में शक्ति को प्रथम स्थान दिया है। यह जो शक्ति है वह विशेष प्रकार का संस्कार है जो कि कवि की कवि कार्य करने में सहज शक्ति है। कविता के भावों का प्रोद्भाव कवि हृदय में होता रहता है और यह शक्ति जन साधारण की सामान्य कार्य करने में शक्ति से भिन्न होती है। यह एक प्रकार से कवि की दिव्य शक्ति है। प्राचीन और अर्वाचीन सभी समालोचकों ने प्रतिभा को शक्ति नाम से उल्लिखित किया है। यह काव्य रचना के कारण है। प्रतिभा के चमत्कार से ही कोई काव्य सहृदय जनों का आदरभाजन होता है। यदि किसी में प्रतिभा नहीं होती है, शक्ति नहीं होती है और वह काव्य निर्माण कर ले, परंतु वह उपहासास्पद होता है, सहृदय जन उसका आदर नहीं करते। दूसरा बिंदु लिया है महाकवि आचार्य मम्मट ने निपुणता। लोकवृत्त, शास्त्र, काव्य आदि के निरीक्षण और अनुशीलन से निपुणता प्राप्त होती है। वह काव्य के निर्माण और उत्कर्ष का हेतु होता है। निपुणता का अर्थ ग्रंथकार ने व्युत्पत्ति किया है। तात्पर्य यह है कि इस संसार में जितने भी प्रकार का ज्ञान है, कलाएं हैं, जानने योग्य वस्तुएं हैं, उन सब का भली भांति ज्ञान होना तथा रसादि के विषय में उसका संस्कार दृढ़ हो जाना ही व्युत्पत्ति है। जब प्रतिभाशाली कवि चराचर जगत के व्यवहारों का निरीक्षण करता है तो उसे एक अनुभूति प्राप्त होती है, अंदर उसे एक संस्कार बन जाता है। तो वह उनके अनुशीलन से, उनसे संबंधित शास्त्रों के अनुशीलन से और अधिक ज्ञान को मजबूती प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। जैसे कि वाल्मीकि, कालिदास आदि कवियों ने अनेक प्रकार के अध्ययन करने के पश्चात जो काव्य में उल्लेख किया है वह प्रामाणिक भी माना जाता है और तत्काल हृदयंगम भी हो जाता है। तो और वह जो संस्कार के रूप में दृढ़ होता है वह स्वयं की एक काव्यशाली के शैली के रूप में विकसित होता है और रुचि भी उसकी परिष्कृत हो जाती है। तब वह जो काव्य बनता है वह उत्कृष्ट होता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि लोकवृत्त का निरीक्षण, शास्त्रों का अनुशीलन, काव्य का रसास्वादन तथा इतिहास आदि के विमर्श से जो अनुभूति अथवा पांडित्य प्राप्त होता है उसे ही हम निपुणता या व्युत्पत्ति कह सकते हैं। तीसरा बिंदु है इसमें काव्य हेतु का अभ्यास। काव्यज्ञ अर्थात आपको गुरु बनाना पड़ेगा किसी को, और वह गुरु कौन होगा? काव्यज्ञ, जो कि काव्य का निर्माण करना भी जानता हो, उसकी योजना करना भी जानता हो। वह काव्यज्ञ से ही कवि को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और शिक्षा प्राप्त करके अभ्यास करना चाहिए। वह जो अभ्यास है वह ही काव्य के निर्माण और उत्कर्ष का हेतु होता है। काव्य की रचना और काव्य की समालोचना दोनों को ही जो कवि जानता है उसे अपना गुरु बनाकर उससे शिक्षा प्राप्त करके तदनुसार अभ्यास करके ही प्रतिभाशाली कवि काव्य का निर्माण करता है, वही काव्य श्रेष्ठ होता है।